हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 1 का सेकेंड पार्ट। अभी तक हमने जो लेक्चर कवर किए हैं उनमें यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी हम कवर कर चुके हैं। अब आज से इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड पार्ट दैट इज द सेल के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 1 के सेकेंड पार्ट में, और यूनिट 1 के थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें, सबसे पहले आपको मैं एक छोटा सा नॉलेज एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट बता दूं कुछ, कि जब हम क्लास 12th के अंदर, जब क्लास 11th के अंदर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब उसके अंदर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा कि वेरियस जो क्लासिफिकेशंस होते हैं वो हमको अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रोवाइड करा है, जिसमें जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है दैट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। सर आर.एच. विटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को उन्होंने अलग अलग किंगडम के अंदर डिवाइड किया था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। इसके बारे में उन्होंने अलग अलग बताया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किंगडम मोनेरा जो कि बैक्टीरिया से मिलकर बना है, उसमें जनरली बैक्टीरिया को हम इंक्लूड करते हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, और बाकी उसके अलावा जितने भी किंगडम्स हैं वो यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। तो जब आप इनका डेवलपमेंटल स्टेज देखोगे तो आप ये देखोगे कि जो सिंगल सेल थी, जो शुरू में जो पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा, मतलब वो बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया धीरे 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 करके हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज होते गया, जिनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जब उनका डेवलपमेंट देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि प्लांट्स के अंदर भी डेवलपमेंट कुछ इसी प्रकार से हुआ है कि वो पहले लोअर एल्गी से जो थे वो फिर बने, वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे, जैसे जैसे आगे चलते गए वो और कॉम्प्लेक्स होते चले गए। एनिमल्स के अंदर जब आप देखोगे तो एनिमल्स में भी आप देखोगे कि अलग अलग फाइलम हैं, अलग अलग फाइलम्स के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन हुआ। डेवलपमेंट जब आप देखोगे तो डेवलपमेंट स्टेज भी देखोगे तो उनमें भी आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है वो हाईली कॉम्प्लेक्स, अभी जो एडवांस है वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी सेल, मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होगा, इवन जो सिंगल सेल बैक्टीरिया होते हैं दे आर ऑल्सो सेल, है ना। तो सेल क्या है, सेल के बारे में जब हम बात करते हैं, अब जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि सेल सामने वाला जो ऑर्गेनिक मैटर है या जो भी हम मटेरियल है, वो जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो सेल है या फिर सेल से मिलकर बना है कि नहीं। कोई भी चीज सेल कब कहलाती है, उसका क्या क्राइटेरिया है सेल कहलाने का। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, कि वो एग्जिस्ट कर सके अकेले इंडिपेंडेंटली, किसी दूसरे के ऊपर वो ना रहे। और दूसरा जो रहता है कि वो जितने भी लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, एब्जॉर्प्शन, और जितने भी हैं फंक्शंस जो कि एक सेल को लाइव रखने के लिए जरूरी होते हैं, वो सारे के सारे करने चाहिए। मतलब अगर ये दोनों हैं कि मतलब वो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस भी कर सकता है और सारे के सारे फंक्शंस वाले लाइफ की जितने भी फंक्शंस हैं अगर वो परफॉर्म कर रहा है, दैट इज कि वो सेल है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और फंडामेंटल यूनिट है। मतलब कि सेल क्या है, सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ। मतलब कि किसी भी लाइफ को, कहीं से भी लाइफ की अगर आप शुरुआत देखोगे तो सेल इज द बेसिक थिंग। मतलब सेल चाहिए, मतलब लाइफ है तो सेल है, लाइफ नहीं है मतलब सेल नहीं है वहां पे। अब जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड लाइफ है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस तो चलो ठीक है मान लीजिए करेगा, लेकिन क्या वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है जो लाइफ को, मतलब जितने भी लाइफ की फंक्शंस होते हैं क्या वो कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब कि नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। तो बस वही है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे सेल्स की, तो सबसे पहले जो थे सर एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जो थे, इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को। लिविंग सेल को सबसे पहले इन्होंने डिस्क्राइब किया था। क्या था कि जैसे जब इन्होंने सेल को डिस्क्राइब किया था तो उस टाइम पे क्या था कि माइक्रोस्कोप की जो आप बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोप जो था उसकी डिस्कवरी हो गई थी। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की वजह से आप जितना भी ये सेल वाला पोर्शन देख रहे हैं, नॉट इवन सेल, सेल के अलावा भी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर बूम आया है एकदम से।
क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है, जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो माइक्रोस्कोप ने क्या किया कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है उसके लिए एक पोर्टल ओपन कर दिया। मतलब आप माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को आप देख सकते हो, आपके पास में कोई जरिया है जिसके जिसके थ्रू आप माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को देख सकते हो। तो इसलिए माइक्रोस्कोप का बहुत ज्यादा योगदान था। जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसके बाद में सर एंटन वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया। उसके बाद में क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, जो थे रॉबर्ट ब्राउन। सर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया जिसको बोलते हैं एनिमल क्यूल, है ना। अब इसके बाद आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के टाइम पे क्या थे कि दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो मैथायस सेल्डन जो थे ये एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने 1838 के अंदर बहुत सारे प्लांट सेल को एग्जामाइन किया, बहुत सारे प्लांट सेल को उन्होंने डिस्कवर मतलब उनके ऊपर स्टडी की, जिसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एक क्राइटेरिया होता है, जो सेल वॉल जो मतलब जो भी प्लांट होते हैं वो अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर बना है। प्लांट्स की उन्होंने डिस्कवरी की क्योंकि वो बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट कौन होता है? जो प्लांट्स के बारे में बात करता है। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जूलॉजिस्ट उनको बोलते हैं जो जनरली किसके बारे में बात करते हैं? एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। मतलब कि सर जो थियोडर श्वान होंगे 1839 में इन्होंने जो थे एनिमल सेल को एग्जामाइन किया, और एग्जामाइन करने के बाद में इन्होंने अलग अलग पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया उस टाइम पे, और उसके बाद इन दोनों ने मिलकर साथ में टुगेदर सेल थ्योरी को प्रपोज किया। लेकिन ये दोनों जो थे सर मतलब शील्डन और श्वान, ये दोनों फेल हो गए सेल थ्योरी को प्रॉपर एक्सप्लेन करने में, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो नई सेल बनती है वो कहाँ से आती है। इन्होंने ठीक है बता दिया कि सेल होता है, सेल के मतलब ये स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल से। और जो सर जो थियोडर श्वान थे इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल्स होती हैं उनकी एक आउटर लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि प्लांट सेल से उनको डिफरेंशिएट करता है। ये उन्होंने बताया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो लिविंग सेल होती है वो किस तरह से आपकी रिप्रोड्यूस करती है, नया सेल किस तरह से बनता है। तो इनके बाद में सर आए एक और जिनको बोलते हैं रुडोल्फ विर्को। मतलब रुडोल्फ विर्को ने 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्को ने 1855 में बताया कि जो लिविंग सेल होती है, लिविंग सेल आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती है उनसे ही बनती है। तो इसीलिए इन्होंने एक टर्म दिया था जिसको बोलते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है कि ओमनिस मतलब प्रीवियस सेल से नया सेल बनता है, प्रीवियस सेल से नया सेल बनता है, मतलब ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। उसके बाद में यहाँ पे आती सेल थ्योरी के बारे में हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे सर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उनमें पहले जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया के बारे में रखा गया है। तो जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल का क्या फीचर्स होता है? बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या बात करते हैं कि जैसे न्यूक्लियस होता है तो उनका एक आप ऐसा बोल सकते हो कि उनका जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो उनके अंदर इतने प्रेजेंट नहीं होते, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। और आप ये भी बोल सकते हो कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस ये भी होता है कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो एडवांस होती हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। कंपार्टमेंट मतलब कि अलग अलग ब्लॉक्स बनते हैं। जैसे कोई भी एक एरिया, उसको अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं कि ये सेक्टर ये है, मतलब सेक्टर ए सेक्टर बी, अलग अलग कंपार्ट्स में या अलग अलग चैम्बर्स में हमने उनको डिस्क्राइब कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो वही होता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो होती हैं इनके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है साइटोप्लाज्म का। कैसे? जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म अलग रहता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, और सेल जो होती है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, उसमें भी सेल साइटोप्लाज्म को हम डिवाइड कर देते हैं। न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर मतलब एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर सेल्स मतलब न्यूक्लियस रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक है इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक के अंदर जनरली हम जो इंक्लूड करते हैं वो आते हैं बैक्टीरिया आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, पीपीएलओ जो होता है आप बोल सकते हैं कि पीपीएलओ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो प्रेजेंट है अभी लिविंग। तो इसका फुल फॉर्म होता है निमोनिया लाइक प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ सबसे स्मॉलेस्ट होता है। उसके बाद बात करें, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में स्मॉल होती है
और साथ साथ में ये मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस इनके अंदर जो होती है वो फास्ट होती है, रैपिड होती है एज कम्पेयर टू आप बोल सकते हो कि यूकैरियोटिक। यूकैरियोट के अंदर मैंने बताया कि इनके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज होती है इनके अंदर, जिसके अंदर हम इनको डिवाइड कर देते हैं साइटोप्लाज्म को, मतलब वेल डिफाइंड है। कॉम्प्लेक्सिटी जो है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया कि कोई भी एक स्पेसिफिक इनके अंदर ऑर्गेनेलीज जो है वो ये काम करेगी, है ना। तो वही होता है इनके अंदर। क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये मतलब न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम जो होता है ये हो जाएंगे। आप बोल सकते हो कि राइबोसोम तो वैसे नहीं होगा, इसके अंदर आएगा प्लास्टिड्स आ जाएंगे। आप जब आप यूकैरियोटिक के अंदर जाओगे तो वैक्यूल्स भी आ जाएंगे, क्योंकि वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन होती है ना। तो बहुत सारे हैं इनके अंदर, तो यही इनके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में अगर बात करें कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर। मतलब ये है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा रहेगा, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि जो आप ये बोल रहे हैं कि इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जेनेटिक मटेरियल उसका ऑर्गेनाइजेशन वेल डिफाइंड हुआ है, लेकिन इनके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शुरू में जो थे सेल आए आपस में, इवोल्यूशन के अंदर जब आप पढ़ोगे अलग अलग डिफरेंट थ्योरीज पढ़ोगे, जो थ्योरीज हैं उनके बेसिस पे भी, जैसे वो एक्स्ट्रा एडिशनल है तो उनको जब अपन पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अभी तो छोड़िए इनको। वो तो हम बात कर रहे थे यूकैरियोटिक की। तो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं इनके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लांट सेल्स जो होती हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। क्यों? जैसे कि एग्जांपल से बता दूं अभी, एक सिंपल सा बेसिक, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होते हैं, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। एनिमल सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है, पर ये आईएएस के अंदर जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसके अंदर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था उसके प्री के पेपर में कि जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर स्मॉल जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। एक टर्म आया था जो क्वेश्चन था, उसके अंदर एक स्टेटमेंट ये भी था कि एनिमल सेल्स इज हैविंग स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन इट। हाँ, ये बात सही है कि एनिमल सेल्स जो होती है उनके अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता जैसे कि प्लांट सेल के अंदर होता है, ठीक है ना। और जो होता है वैक्यूल्स, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू जो होता है सेल का यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये अपने टॉपिक को फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की और ज़रूरत है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपको लग रहा है कि मेरा सफिशिएंट है या फिर मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएं। और आप मेरे को ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मतलब कौन सा पोर्शन जो है मेरा समझाने का वो सबसे बेस्ट लगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरे को सपोर्ट किया या मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट किया है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल। और आई होप कि आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू अगेन।